ओके, वेलकम आप सभी का। और आज अपना जो सेक्शन है उसमें अपन बात करने वाले हैं काइट्रीडियोमाइसिट्स, और सिंपली हम इनको काइट्रिड्स भी बोलते हैं, है ना। जैसे पूरा नाम तो इनका होता है काइट्रीडियोमाइसिट्स, वैसे क्या है कि शॉर्ट में अपन इनको काइट्रिड्स बोलते हैं। तो जैसे इनके जनरल कैरेक्टर्स की बात आएंगी, क्लासिफिकेशंस की बात आएंगी, और पर्टिकुलर जो मेंबर्स हैं ना, उनको अपन डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले इनके जनरल फीचर्स की तरफ जाएंगे। तो इस क्लास का जो सबसे बड़ा करैक्टर है वो है यूनिफ्लैजिलेट रिप्रोडक्टिव सेल्स, है ना। चाहे तो वो एसेक्सुअल के हैं तब तो हम बोलेंगे जूस्पोर, और अगर वो सेक्सुअल के हैं तो हम बोलेंगे प्लेनोगैमेट, है ना। जहाँ भी स्पोर आता है वो एसेक्सुअल का है, और जहाँ भी गैमेट वर्ड आता है वो सेक्सुअल का होता है। द सिंगल फ्लैजिलम इज ऑफ विप्लेस टाइप, ठीक है। पोस्टीरियर अटैचमेंट होता है, आप इसको ओफिस्टोकॉन्ट बोलते हैं। जनरल प्रैक्टिस में ये बात हमारे पास आई हुई है। अब देखो, एक बार ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि जो फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला का कनेक्शन जिस बॉडी से होता है ना, एक ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर होती है ना, उस ग्रेन्यूल को हम बोलते हैं ब्लीफेरोप्लास्ट, या कई बार इनको बोलते हैं ब्लीफेरोप्लास्ट ग्रेन्यूल्स, है ना। तो जैसे ये होता है ना कि भाई ब्लीफेरोप्लास्ट क्या होता है, तो फ्लैजिला जहाँ से अटैच होता है वहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है लगभग पार्टिकल जैसा, उसको अपन बोलते हैं ब्लीफेरोप्लास्ट ग्रेन्यूल, है ना, या उसको अपन बोल सकते हैं ब्लीफेरोप्लास्ट। तो ये कोई यहाँ का शब्द नहीं है, ये कॉमन शब्द होता है कि आप फ्लैजिलम जो होता है उसके साथ में ब्लीफेरोप्लास्ट ग्रेन्यूल को जोड़ सकते हो, ठीक है। हाँ, द फ्लैजिलम इज अटैच टू द, ये हो गया। द मोटाइल सेल्स ऑफ सम स्पीसीज हैव न्यूक्लियर कैप विच हैज आरएनए। न्यूक्लियस के ऊपर आरएनए का एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियर कैप होता है। इट सिट द न्यूक्लियस एट द एंटीरियर एंड ऑफ द सेल। मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स अकर इन वाटर, है ना। तो एक्वेटिक में आते हैं। सम आर प्रेजेंट इन सॉइल, मैनी आर पैरासिटिक ऑल्सो। तो पैरासिटिक हैं तो कुछ जो डिजीज का सेक्शन है वो भी इनसे जुड़ जाएगा, कि डिजीज वाले पार्ट हैं वो भी यहाँ पे आ सकते हैं। अब देखो, जहां भी अपन ये बात करते हैं कि वेजिटेटिव बॉडी, है ना, दैम इज एसेलुलर, है ना, सिनोसिटिक थैलस, होलोकार्पिक कंडीशन, जो आपने लास्ट बार डिस्कस की थी जनरल प्रैक्टिस में, आपने पढ़ा था, ओल्पीडियम वगैरह की बात आई थी, है ना। जैसे आपने फाइकोमाइसिट्स के जनरल प्रैक्टिस पढ़े थे तो वहाँ पे ये है तो उसी के अंदर ना, तो वहाँ पे भी आपने यूनिसेल्स के अंदर इन चीज़ों को देखा है ना। और कई बार क्या होता है कि यहाँ पे सेल तो एक ही होती है, लेकिन उस सेल से राइजोइड्स जैसी संरचनाएं निकली रहती हैं, ठीक है। वो एक्चुअल में क्या होता है कि या तो चिपकने के काम आती हैं या न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के काम आती हैं, जैसे कि आपका राइजोफीडियम है। अब जैसे आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं, तो ये सब क्या है, सेल तो ऊपर रह गई, लेकिन उसमें एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए क्या हो सकता है, राइजोइड्स हो सकते हैं, दिस वन, ठीक है। वो काफ़ी एनलार्ज कंडीशन, ब्रांच कंडीशन ऐसे अपन को मिल सकते हैं, ठीक है। अगर ये काफ़ी बड़ा हो जाता है तो हम इसको राइजोमाइसीलियम भी बोल सकते हैं, हाँ। तो राइजोइड जैसे सामान्य शब्द होता है, राइजोइड जैसे आप एल्गी में भी बोलते हो, फंजाई में, उसमें सॉरी ब्रायोफाइट में भी बोलते हो, बट राइजोमाइसीलियम, राइजोमाइसीलियम का मतलब हो गया कि जो काइट्रिड्स हैं उनका जो यूनिसेलुलर थैलस होता है ना, उससे कुछ स्ट्रक्चर्स हैं वो ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कि राइजोइड जैसे दिखती हैं वो निकली रहती हैं, ठीक है। और जिनके अंदर काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर होगा वो आपके यूकार्पिक हो जाएंगे, है ना, वो थोड़ी सी एडवांस टाइप होती है ना? कुछ फिलामेंटस हाइफे वगैरह उनके अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं। देखो, द एडवांस मेंबर्स हैव ए माइसीलियम कंसिस्ट ऑफ टिपिकल हाइफा वोवन इनटू ए यूकार्पिक मटेरियल, और इसमें आपका मेंबर आता है मोनोब्लिफेरिस। तो जो मोटाइल गैमेट हैं फाइकोमाइसिट्स के, उसके रूप में भी आपने लास्ट क्लास में बात की थी कि मोनोब्लिफेरिस बहुत स्पेशल, यानी कि मोनोब्लिफेरिस है वो आता तो इन बहुत प्रिमिटिव वालों के अंदर है, लेकिन उसके करैक्टर थोड़े से एडवांस हैं। तो ये आपको मोनोब्लिफेरिस की बातें पता होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन।
The hypha syncytic chitin is the chief constituent of the cell wall of hypha. Besides there is beta glucan. तो ये जो इनका सेल वॉल कंपोजिशन है वो आपने स्टार्टिंग में बात की थी, अपन को ये सब पता होता है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब बात आती है तो वहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनते हैं उसको अपन ने स्पोरेंजिया ही बोला था, है ना। फाइकोमाइसीट में जो बनता है उसको स्पोरेंजिया, स्पोरेंजियोपोनिडियो ऐसे नाम आते हैं। ईच ऑफ स्पोरेंजियम प्रोड्यूस सेवरल, है ना, टाइनी यूनिन्यूक्लिएट यूनिफ्लैजिलेट ऑफिस्टिक कॉन्ट जूस्पोर्स, ठीक है। तो आपने एक बार एक मेंबर को देख लिया है तो उसके डायग्राम आपके दिमाग में रह जाते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हो, ठीक है। जो जूस्पोर निकलते हैं स्विम फॉर ए टाइम, लेटर इज रिट्रैक्ट। रिट्रैक्ट का मतलब होता है अपने फ्लैजिला को वो वापस खींच लेते हैं, है ना। ये कंडीशन तो आपने एल्बुगो में भी देखी है, जो कि ओमाइसीट का मेंबर है, वहाँ भी आपने देखी है, ठीक है। A short period of rest, the encysted spore germinate and the sexual reproduction may be isogamous, anisogamous and typically oogamous, जहाँ आपका वापस कौन आ जाता है, मोनोब्लिफेरिस आ जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ से थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि अगर इस सेक्शन से कोई क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन है वो एक तो ज्यादा तो मोनोब्लिफेरिस को लेके आएगा, क्योंकि मोनोब्लिफेरिस इन सब में बहुत डिफरेंट है ना। तो मोनोब्लिफेरिस क्या है अगर आपको उसका पता है तो मे बी आपका ये जो सेक्शन ऐसे कोई क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में बनेगा तो उसको अपन आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ क्लासिफिकेशंस की बात करते हैं तो फर्दर जो ऑर्डर्स हैं उन ऑर्डर्स में जैसे एक तो आपका नाम आ जाएगा काइट्रीडियल्स, ठीक है। ऐसे ही है हाइपोकाइट्रीडियल्स, ब्लास्टोक्लेडियल्स, मोनोब्लिफेरिडेल्स, ठीक है। फर्दर इसको कैटेगराइज किया गया है। तो सिंपली क्या है कि जैसे थोड़ा सा बस आपको आइडिया रखना होता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि एक्चुअल में ओनली केवल फंजाई की एग्जाम थोड़ी हो रही है ना। तो जैसे आपके सिलेबस में बहुत चीज़ें, मतलब बहुत बड़ा सिलेबस होता है, तो उसमें ये है कि जैसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ब्लास्ट मोनोब्लिफेरिस आ रखा है, तो मोनोब्लिफेरिस की चीज़ें या उसके फीचर्स वो बहुत अलग हैं। जैसे राइजोमाइसीलियम आ गया तो ये जैसे आपने एक बार गो थ्रू कर लिया ना, बुक्स आपने पढ़ रखी है, गो थ्रू हो गई, तो आप जानते हैं कि हाँ ऐसी कोई चीज़ कहाँ होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि इक्वली अपन को सब कुछ ही ऐसे ऐसे पूरा तैयार करके मतलब उस पर चले जाए, तो उसमें तो फिर अपन क्या प्रॉब्लम में जा सकते हैं कि इतना कितना तैयार करेंगे अपन, ठीक है। जो आपके आउटलाइंस है वहाँ से क्या होता है कि आपको थोड़ा इजीली समझ में आ जाता है। वहाँ पे क्या होता है कि मेन चीज़ें आपको बताई भी होती हैं, जैसे आपका काइट्रिडोमाइसीट्स पूरी क्लास हो गई, है ना। इसमें एक तो आपका ऑर्डर हो गया हाइपोकाइट्रियल्स, थैलस यूनिसेक्सुअल है ना, एपिफिटिक, एपिजोइक, ये सब उसके अंदर हो सकते हैं। या दूसरा क्या है कि थैलस जो है वो वेरियसली कॉन्स्ट्रक्टेड, यूनिएक्सियल का मतलब होता है उसमें एक ही एक्सिस होती है, ठीक है। penetrating the substratum by means of rhizoids or hypha or entirely within the substratum, ठीक है। फिर वहाँ पे फर्दर आपके पास आ जाएगा कि ये तो या तो आपके काइट्रियल्स हो सकते हैं, ठीक है, उनमें ट्रू माइसीलियम एब्सेंट होता है, राइजोमाइसीलियम आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो स्पोर्स है वो एक रिसेप्टिकल ग्लोब्यूल जो स्ट्रक्चर बनते हैं जिसको आप स्पोरेंजियम बोल सकते हो, है ना, उसमें होते हैं। जर्मिनेट मोनोपोलर, यानी कि उनमें एक ही जर्म ट्यूब निकलती है। या फिर दूसरी साइड में वो है जिनमें माइसीलियम है वो ट्रू प्रकार का होता है और ग्लोब्यूल लैकिंग जूस्पोर्स, है ना, वो फीचर उसमें नहीं मिलती। और बाइपोलर जर्मिनेशन होता है, यानी कि दोनों साइड से जर्म ट्यूब निकल सकती है। फिर आप इनको फर्दर डिवाइड कर सकते हो ब्लास्टो वाले के अंदर और मोनोब्लिफेरिस के अंदर। तो ब्लास्टो के अंदर एसेक्सुअल रेस्टिंग स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे एसेक्सुअल रेस्टिंग स्ट्रक्चर्स वो नहीं होती हैं, ठीक है। फ्यूजन ऑफ एनाइसोगैमेट्स है, यहाँ पे क्या है कि oogamous है। तो टोटल जो चारों ऑर्डर्स हैं उनके फीचर्स थोड़े से आप यहाँ क्लासिफिकेशन का जो ये आउटलाइन डायग्राम है ना उससे आप तैयार कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे अपन एक एक करके बात करें तो जैसे आपके काइट्रेट्स आ जाएंगे ना, तो एक बार के लिए अपन जैसे जैसे एक मेंबर की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जैसे फैमिली वाइज अपन ले सकते हैं सिनकाइट्रिएसी, है ना।
तो सिनकाइट्रेसी क्या है कि अपने लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, और इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसका कनेक्शन एक पर्टिकुलर डिजीज से है ना, और आलू के अंदर इसका एक पर्टिकुलर डिजीज होता है, वो अपन से वैसे भी पूछा जाता है, यहाँ फंजाई के हिसाब से भी अपन को पता होना चाहिए, ठीक है। तो द फैमिली इंक्लूड पैरासिटिक, है ना, पैरासिटिक काइट्रेट्स हैविंग माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर होलोकार्पिक, तो वो तो क्या है कि पूरे ग्रुप का कैरेक्टर चल रहा है वही है। एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन द थैलस जो होता है डिवाइड्स इनटू ए नंबर ऑफ कंपार्टमेंट, और ईच कंपार्टमेंट फंक्शन एज ए स्पोरेंजियम और गैमेटेंजियम। ऑल द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर इन्वेस्टेड, है ना, इन्वेस्टेड का मतलब होता है घिरे हुए, परिबद्ध या एनक्लोज जैसा, बाय ए कॉमन मेम्ब्रेन टू फॉर्म ए सोरस। तो अब क्या है कि जैसे आपको एक मेंबर तैयार करना है ना, सिनकाइट्रियम एंडोपोएटिकम, जिससे व्हाइट डिजीज होती है पोटैटो के अंदर, तो अब उसकी लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीजें आएंगी। यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ जो मेंबर्स हैं वो होने को तो काइट्रेट्स हैं, बट उनके अंदर सोरस जैसा कुछ होगा। तो सोरस जहाँ भी आता है इसका मतलब गुच्छा होता है, और यहाँ पे क्या बन रहा है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं तो उनका गुच्छा है, एक कॉमन मेम्ब्रेन के अंदर वो बंद होते हैं। द स्पोरेंजिया आर इन ओपरकुलेट, ओपरकुलम की हिंदी होती है आच्छद, यानी कि जो ढक्कन होता है उसको बोलते हैं ओपरकुलम ना। ओपरकुलम जैसे आप ये ब्रायोफाइट्स वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे कॉमन वर्ड आ जाता है ना, कि लिड का मतलब ढक्कन होता है, तो कवरिंग नहीं होती है ना, विदाउट एजिट, इन ओपरकुलेट। अगर ढक्कन वाले होते हैं तो ओपरकुलेटेड, और ढक्कन नहीं है तो इन ओपरकुलेटेड, विच मीन्स दे डिस्चार्ज देयर कंटेंट थ्रू ए अपर्चर। अपर्चर का मतलब जो ओपनिंग होती है इन द स्पोरेंजियल वॉल और थ्रू ए डिस्चार्ज ट्यूब। तो स्पोर्स को डिस्पर्स करने के लिए या तो उनके अंदर एक छेद बने, वो दरार बनेगी, या उनके अंदर कोई ट्यूब बनता है जिससे वो डिस्पर्स होते हैं। द बेस्ट नोन जीनस यहाँ पे जो अपन डिस्कस करेंगे वो रहेगा सिनकाइट्रियम, ठीक है। तो काफ़ी सारे यहाँ पे जो सब जेनेरा हैं वो प्रेजेंट हैं, स्पीसीज प्रेजेंट हैं, उनमें से सबसे जो कॉमन जो कि हमें डिजीज के अकॉर्डिंग पढ़ना है, दिस इज सिनकाइट्रियम एंडोपोएटिकम। और ये क्या करता है, विच कॉजेज ब्लैक वॉट डिजीज ऑफ पोटैटो। तो पोटैटो का जो ट्यूबर्स होते हैं ना, जो आलू के जो कंद होते हैं ना, उन कंदों के अंदर व्हाइट डिजीज, व्हाइट का मतलब फफोले होते हैं, है ना, ब्लैक कलर के होते हैं ना, ब्लैक व्हाइट डिजीज ऑफ पोटैटो का कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन है, काइट्रिड है। कौन सा काइट्रिड है, सिनकाइट्रियम एंडोपोएटिकम है, ठीक है। जबकि इसका जो दूसरा स्पीसीज है सिनकाइट्रियम, है ना, ट्रैक्सेसी, जैसे द ट्रैक्सेसी, ये क्या करता है, हैज बीन रिपोर्टेड टू कॉज ऑरेंज गॉल्स एंड हाइपरट्रॉफी इन लीव्स ऑफ डैंडेलियन, है ना, जो कि ट्रैक्शम होता है। ऐसे ही जो इसकी स्पीसीज है ट्राइकोस्कैंथोइड्स, ये क्या करता है, पैरासिटिक इन मैनी कुकुरबिट्स। तो इसके कई सारे मेंबर्स हैं जो हमारे प्लांट्स के अंदर पर्टिकुलर डिजीज को कॉज करते हैं। ब्लैक वर्ड जो है वो, है ना, चाहे आप पैथो के एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप एपी के एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप और कोई एग्जाम दे रहे हो, ये डिजीज आपको जरूर से पता होनी चाहिए। तो अपन अब क्या है कि जो मेन हमारा मेंबर है ना सिनकाइट्रियम एंडोपोएटिकम, उसकी बात करते हैं, ठीक है। हाँ, ना ब्लैक वाइट बोल सकते हो, या आप इसको सिंपली वाइट डिजीज भी बोल सकते हो। जो पोटैटो यानी कि जो सोलेनम ट्यूबरोसम होता है ना, जो आलू का बॉटनिकल नेम होता है, उसके जो ट्यूबर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे आप ट्यूबर को देख रहे हैं, और उस ट्यूबर के अंदर एक मतलब ऐसा आप देख रहे हैं ना, ये ब्लैक वाइट जैसा बना हुआ है ना, जो नॉर्मल सरफेस है उससे बाहर एक बिल्कुल से डिसफॉर्म्ड स्ट्रक्चर है, विकृत सा एक आउटग्रोथ है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कार्लिंग इट हैज ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ सोलेनेसिस स्पीसीज इन ऑस रेंज, यानी कि कई सारे प्लांट्स को इन्फेक्ट कर सकता है। द पोटैटो वाइट डिजीज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पोटैटो ग्रोइंग रीजन्स अराउंड द वर्ल्ड। इट इज प्रेवलेंट इन एरियाज विद ए कूल मॉइस्ट। अब जहां भी आप कूल मॉइस्ट बोलेंगे तो डेफिनेटली आपके पास पता होना चाहिए कि कोई स्विमिंग का मामला है, यानी कि फ्लैजेला वगैरह का मामला है। In India, it has been reported from the Darjeeling district and areas of Nepal contiguous to the former, यानी कि जो हाई एल्टीट्यूड एरिया है जहाँ पर ठंड और नमी काफ़ी रहती है, वहाँ पे ये बहुत अच्छे से
डिजीज है वो फैलती है, हमें एग्जिस्ट मिल सकता है इसका। इसके बाद में अगर हम सिम्टम्स की तरफ जाएंगे कि जो डिजीज कंडीशन है वहाँ आपको सिम्टम्स में क्या मिलने वाला है। यूजुअली द डिजीज अफेक्ट द अंडरग्राउंड पार्ट्स यानी कि ट्यूबर्स है ना। डिजीज पोटैटो ट्यूबर्स अपीयर एज ए डार्क ब्राउन और ब्लैक कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर जैसे गोभी होती है ना, अपने फूल गोभी जो होती है कॉलीफ्लावर है ना, लाइक आउटग्रोथ है ना, गाल्स और ट्यूमर्स में बी फॉर्म ऑन एरियल पार्ट्स। तो पत्तियों के ऊपर भी गाल्स वगैरह बन सकते हैं, बट वेरी कॉमनली दे फॉर्म इन द अंडरग्राउंड पार्ट्स, लेस लाइक जो आपका कॉलीफ्लावर जैसा है ना, ये आउटग्रोथ होती है। अगर हम सूट्स की बात करें, द डिजीज अपीयर इन द फॉर्म ऑफ आउटग्रोथ ऑन ग्रीन ट्विस्टेड लीफी स्ट्रक्चर्स, यानी कि जो पत्तियां हैं वो ट्विस्टेड हो जाएंगी। ट्विस्टेड का मतलब विकृत और मुड़ी हुई, टेढ़ी मेढ़ी, उनके लिए होता है ट्विस्टेड है ना। Due to presence of the fungus, the host cells are stimulated to divide, leading to increase in the number of host cell. तो ये हो गया इंक्रीज इन द नंबर ऑफ होस्ट सेल, यानी कि सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो दिस मीन दिस इज कॉल्ड हाइपरप्लेशिया, दिस विल बी कॉल्ड हाइपरप्लेशिया। तो हाइपरप्लेशिया का मतलब नंबर ऑफ सेल डिवीजन है वो बढ़ जाता है। मोस्ट ऑफ द सेल्स कंटेन रेस्टिंग स्पोरेंजिया। तो व्हाइट के रूप में जो सिम्टम बना है वहाँ पे जो अफेक्टेड सेल्स है उनके अंदर मोस्टली क्या होते हैं, स्पोरेंजिया होते हैं। तो आप देख सकते हो डायग्राम के अंदर वॉट और ट्यूमर जो है ना हाइपरट्रोफाइट, ठीक है। हाइपरट्रोफाइट उनसे पूरी संरचना के लिए बोला गया, मतलब सेल डिवीजन बढ़ जाता है तो हाइपरप्लेशिया बोलते हो, साइज बढ़ता है तो हाइपरट्रोफाइट बोलते हो ना, ठीक है। मैसिव मास है, ये आपको नीचे ट्यूबर दिखाई दे रहा है। तो स्टार्टिंग में ब्राउनिश कलर के होते हैं, बाद में डार्क कलर के हो जाते हैं। चलो इसके बाद में अपन मेन फंगस के बारे में बातें कर लेते हैं। हाँ, दिस इज अबाउट द फंगस का जो थैलस है, अगर हम उसके बारे में बात करें तो सिनकाइट्रियम एंडोबर्टिकम इज ए होलोकार्पिक एंडोपैरासाइट, यानी कि एक सेल का है, वही सेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनेगी और ये जो अपना होस्ट होता है उसके अंदर मिलेगा ना, एंडोपैरासाइट है। हाँ, इट इज होलोकार्पिक फंगस बिकॉज थैलस इज नेक्ड एंड यूनिसेलुलर। द थैलस फॉर्म्स ए मास ऑफ नेक्ड यूनिन्यूक्लिएट अमीबोइड मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म। सून ए डबल लेयर काइटिनियस वॉल। जब तक ये बाहर है ना, वो अमीबोइड जैसा होता है, बाद में ये डबल लेयर्ड वॉल सीक्रेट कर लेता है, ठीक है, अराउंड द थैलस। द फंगस इज एंडोपैरासिटिक बिकॉज इट इज एंडोबायोटिक एंड अकर्स एज ए पैरासाइट इन द एपिडर्मल सेल्स ऑफ द होस्ट। ओके, अगर हम लाइफ साइकिल की बात करेंगे है ना, तो लाइफ साइकिल के अंदर जैसे इसमें किस प्रकार से रोटेशन होता है वो सारा का सारा अपन को समझना होता है। देखो यहाँ पे पूरा जो डायग्राम है वहाँ पे आप इसको समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा जो लाइफ साइकिल वो दिया हुआ है। वेरी फर्स्टली जैसे जो पहला पार्ट है, ए वाला जो सेक्शन है, उसमें क्या देखा, जूस्पोर फ्रॉम ए रेस्टिंग स्पोरेंजियम। उसके बाद में होस्ट को कैसे पेनिट्रेट करता है वो है ना, पैरासाइट है एपिडर्मल सेल्स के अंदर, वो दिखाया गया। फिर प्रोसोरस बनता है ना, फिर जो प्रोसोरस बनता है ना वो माइग्रेट करता है इनटू द वेसाइकल इन द अपर पार्ट ऑफ द होस्ट सेल। फिर बाद की सेल्स कंडीशंस हैं जहाँ बाद में सोरस बनता है, फिर वापस से स्पोरेंजिया बनते हैं और फिर वापस से जो स्पोर्स हैं वो रिलीज होते हैं। तो आप इसको 1 by 1 करके देख सकते हो है ना। दिस इज द जूस्पोर है ना, रेस्टिंग है ये, जहाँ पे टेम्परेचर कूल है और मॉइस्चर है वहाँ की बात है, ठीक है। उसके बाद में ये पेनिट्रेट कर रहा है ना, आप देख सकते हैं कि ये पेनिट्रेट कर रहा है और पेनिट्रेशन करने के बाद में आप फर्दर देखेंगे है ना, तो ये होस्ट जो सेल है उसके अंदर इसने अपने आप को एज ए पैरासाइट स्टैब्लिश कर लिया। और ये एपिडर्मिस की सेल है, सबसे ऊपर की जो सेल्स होते हैं वो कौन सी होती हैं, एपिडर्मिस वाली सेल है। तो एपिडर्मिस के सेल्स के अंदर ये आफ्टर पेनिट्रेशन अपने आप को स्टैब्लिश कर लेता है एज ए पैरासाइट, ठीक है। अब पैरासाइट जैसे ही ये बन जाएगा तो वहां पे एक वेसाइकल फॉर्मेशन होती है,
यानी कि जो अफेक्टेड सेल है वो एक वेसिकल बनाती है। ओके, और फिर ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो एक नेक्स्ट लेवल जो है प्रोसोरस उसके रूप में काम करने लग जाता है, और पूरी की पूरी जो वेसाइकल है वो कन्वर्ट हो जाती है एक स्ट्रक्चर में, है ना, जिसको अपन बोल सकते हैं प्रोसोरस। ये आप यहाँ पे मैन सोरस देख सकते हैं। सोरस क्या है? मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, और उसके बाद में फर्दर आप फॉलो करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पोरेंजियम। हर एक जो सेल है, इंडिविजुअल जो पार्ट था वो एक स्पोरेंजियम के रूप में बिहेव करता है और फर्दर वापस से वो जूस्पोर्स को रिलीज करता है। मीन्स इसकी लाइफ साइकिल के अंदर एक सोरस की कॉन्सेप्ट आती है, प्रोसोरस की कॉन्सेप्ट आती है, वेसाइकल की कॉन्सेप्ट आती है, एंडोपैरासाइट की कॉन्सेप्ट आती है। ठीक है, जूस्पोर के रूप में ही ये रिलीज होता है, जूस्पोर के रूप में ही ये क्या है, एग्जिस्ट करता है। जूस्पोर ही पेनिट्रेशन के काम आता है। ठीक है, जैसे आपने एसेक्सुअल फेज में स्टार्टिंग में इन्फेक्शन कराया, तो एसेक्सुअल फेज का मतलब जूस्पोर से आप कनेक्ट कर रहे हो उसको, राइट। तो वहां पे क्या था ना कि जो आपका फंगस है प्रेजेंट इन द वाटर टिश्यू ऑफ द पोटैटो बट सो इन द फॉर्म ऑफ रेस्टिंग स्पोरेंजिया। तो खेत के अंदर जो पुराने आलू पड़े हैं उनके अंदर ये पड़ा है। ठीक है, रेस्टिंग और विंटर स्पोर भी आप इनको बोल सकते हो, क्योंकि इसी फॉर्म के अंदर वो एग्जिस्ट करता है। दे रिमेन वाइबल फॉर ए लॉन्ग पीरियड अंडर सुटेबल कंडीशन। द रेस्टिंग स्पोरेंजियम और स्पोर जर्मिनेट रिलीजिंग पोस्टीरियरली यूनिफ्लैगेलेट नेक haploid zoospore which are liberated by the rupture of enclosing membrane. The zoospores swim in the film of water. It may finally reach the potato plant and come to rest on the host surface. है ना, चाहे वो आपका ट्यूबर हो सकता है या स्टोलन हो सकता है। द क्यूसेंट यानी कि जो अपनी एक्टिविटी को बंद कर लेता है, देन रिट्रैक्ट द फ्लैजिलम एंड जर्मिनेट बाय पुटिंग आउट ए स्मॉल थिन नेक पैक लाइक स्ट्रक्चर। दिस इज कॉल्ड इन्फेक्शन पैक, जो आपने डायग्राम सी में देखा था। पेनिट्रेशन ट्यूब होती है। अब आप यहाँ पे हाइफा नहीं बोल सकते, है ना, हाइफा नहीं बोल सकते क्योंकि ये है ही होलोकार्पिक, तो सिंगल सेलुलर है, तो आपको होलो है ना, वहाँ पे पैक है ना, ट्यूब ऐसे नाम आ सकते हैं। द पेनिट्रेशन के लिए जो ट्यूब बनती है वो पिर्सिस का मतलब पंक्चर करना, भेदना। द क्यूटिकल एंड वॉल ऑफ द एपिडर्मल सेल्स, है ना, जो भी हो सकते हैं। सब्सिक्वेंटली यूनिन्यूक्लिएट प्रोटोप्लास्ट ऑफ द जूस्पोर एंटर द होस्ट। The old view that the zoospore dissolve a minute pore in the epidermis through which penetrate and now discharges. तो या तो ये पंक्चर करता है या वॉल को डिजोल्व करके एपिडर्मिस में पहुंच जाता है। उसके बाद में अगला पार्ट आता है कि ये प्रोसोरस को बनाने लग जाएगा। ठीक है ना, प्रोसोरस की कॉन्सेप्ट आ जाएगी कि जैसे ही ये एपिडर्मल सेल्स के अंदर अपने आप को स्टैब्लिश कर लेता है, प्रॉम्प्टली सिंक टू इट्स लोअर पार्ट वेयर इट डेवलप्स इनटू ए यूनिन्यूक्लिएट इंट्रासेलुलर थैलस with a comparatively large nucleus at the expense of food material absorbed from the host cell. कि जो बाकी सेल्स हैं उनसे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेगा और अपने न्यूक्लियस को ये एनलार्ज कर देता है। द यूनिसेलुलर पैरासाइट राउंड ऑफ एंड सीक्रेटिव वॉल अराउंड इट। ठीक है, इट इंक्रीजेज इन साइज एज एन इन्फेक्टेड हॉस्ट सेल टू इंड्यूस एनलार्ज and a pear-shaped condition reaching at a certain size unicellular pathogen thallus जो होता है वो सीक्रेट कर लेगा वॉल को, डिफरेंशिएट हो जाएगा आउटर थिक और गोल्डन येलो। इसकी जो भित्ति होती है बाहर वाली वो थोड़ी सी मोटी होती है, गोल्डन येलो कलर की होती है, उसको आप एक्सोस्पोर बोल सकते हो। और अंदर वाली है वो पतली होती है, बिना कलर की होती है, उसको आप एंडोस्पोर बोल सकते हो। है ना, पहले इसके पास कुछ नहीं था, है ना, एपिडर्मिस के सेल्स में एस्टेब्लिश होने के बाद की बातें। The nucleus again continues to grow in size. Mature thallus have a heavy golden wall around it and this is called prosorus. तो जब इसके पास एक अच्छी खासी भित्ति बन जाती है तो उसका कलर है वो एकदम से गोल्डन कलर का हो जाता है। ठीक है, और वो प्रोसोरस है जिसमें एक न्यूक्लियस है वो बहुत बड़ा न्यूक्लियस हो जाता है। Meanwhile the adjacent epidermal cells and surrounding cortical cells become stimulated.
दे डिवाइड रैपिडली एंड रिपीटेडली टू फॉर्म ए माइन्यूट गॉल और ट्यूमर और वाट लाइक स्ट्रक्चर। तो प्रोसोरस है वो तो अलग होता है, आसपास की जो सेल्स हैं वो बड़ी होने लग जाती है। द इन्फेक्टेड hypertrophied cell containing the Prosaurus in lower part is now dead. It is the center of the rosette of more or less hardened epidermal cell. तो आसपास की जितनी भी सेल्स हैं वो सब एक्टिवेट हो जाएंगे, तो वो एक गोल सी संरचना बनते हैं, उसको रोजेटी अपन बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगला स्टेप आता है कि जब प्रोसोरस बन जाता है तो उसका फर्दर उसका रोल है कि वो जर्मिनेट करेगा ना, जर्मिनेशन ऑफ प्रोसोरस, कि मैच्योर प्रोसोरस है वो जर्मिनेट करेगा विद इन दिस डेड होस्ट सेल, ए पोर इज फॉर्म, ठीक है, इन द थिक एक्सोस्पोर लेयर, ए थिन हाईलाइन एंडोस्पोर लेयर एक्सट्रूड, एक्सट्रूड का मतलब बाहर निकलना, ठीक है, थ्रू द पोर इन द टू फॉर्म ए वेसाइकल, जो आपने अभी देखी थी वेसाइकल बनती है। द कंटेंट्स ऑफ द प्रोसोरस है वो सारा का सारा वेसाइकल में चला जाएगा, ठीक है। ड्यूरिंग माइग्रेशन प्रोसोरस न्यूक्लियस वो डिवाइड करता है और काफी सारे न्यूक्लियाई बन जाते हैं। तो एक बड़ा सारा जो न्यूक्लियस था वो अब क्या करता है, डिवाइड करता है, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बन जाएगी। द मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोप्लास्ट ऑफ द वेसाइकल इज नाउ पार्टीशन, उसके अंदर सेप्टा बनने लग जाएंगे बाय न्यूली फॉर्म थिन हाइलाइन वॉल्स इनटू 4 to 9 मल्टी न्यूक्लिएट पॉलीगोनल कंपार्टमेंट्स। Each segment has a wall of its own and function as a zoosporangium. And whole mass convert कंपोज होकर के आप इसको क्या बोलेंगे, सोरस बोलेंगे। तो पहले एक सिंगल न्यूक्लियस होता है, एक्सोस्पोर फटती है, एंडोस्पोर एक वेसाइकल के रूप में बाहर निकलती है, मीनवाइल न्यूक्लियस उसके टुकड़े हो जाते हैं, उसमें सेगमेंट्स बन जाएंगे, हर एक सेगमेंट के अंदर भी एक एक न्यूक्लियस है वो जूस्पोरेंजियम में कन्वर्ट हो जाता है, सारा जो गुच्छा है वो सोरस कहलाता है, ठीक है। तो सिंगल जो पार्ट है रिप्रोडक्शन में जो फंक्शनल होता है उसको आप स्पोरेंजियम बोल सकते हैं, है ना, कि द न्यूक्लियाई इन ईच स्पोरेंजियम अंडरगो फर्दर डिवीजन टू फॉर्म 200 to 300 डॉटर न्यूक्लियाई। The multinucleate protoplast is finally organized into uninucleate daughter protoplast by aggregation and rounding of the cytoplasm around the nuclei. And each daughter protoplast become metamorphosized into a posteriorly uniflagellate zoospore. तो एक सिंगल जो प्रोसोरस है उससे आप देख सकते हो कि कितने सारे कंपार्टमेंट बने और हर एक कंपार्टमेंट में कितने सारे जूस्पोर्स बनते हैं। इट इज दिस वे अबाउट 1500 जूस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए सिंगल ओरिजिनल जूस्पोर व्हिच इनिशिएटेड द इन्फेक्शन ऑफ द होस्ट सेल। तो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है एक प्रकार से, सोरस जो बनता है, प्रोसोरस जो बनता है वो प्रोपेग्यूल को बढ़ाने का काम करता है। द मैच्योर स्पोरेंजिया है ना, जो सोरस के अंदर है, एब्जॉर्ब वाटर एंड वो फूल जाते हैं, स्वेलिंग आएगी। द प्रेशर दैट सेट अप फ्रॉम द विद इन द वॉल रैप्चर द होस्ट सेल वॉल एंड वेसाइकल मेम्ब्रेन, वो फट जाएंगी। द जूस्पोरेंजिया आर पुश्ड आउट बाय द सोरस ऑन द सरफेस ऑफ द होस्ट, यानी कि पोटैटो ट्यूबर। द जूस्पोर एस्केप थ्रू एन ओपनिंग, ये भी हो सकता है वहाँ पे, है ना। और अपॉन रैप्चर द हाइलाइन प्रोजेक्शंस इन द स्पोरेंजियन वॉल विच आर टर्म्ड पेपिले। तो जो सरफेस है उसके ऊपर कुछ छोटी छोटी पेपिले लाइक संरचनाएं हो सकती हैं, उनसे भी ये बाहर निकल सकते हैं या वॉल के फटने से बाहर निकल सकते हैं। जैसे ये बाहर निकलेंगे ना, रिलीज जूस्पोर स्विम इन ए फिल्म ऑफ वाटर इन द सॉइल, क्योंकि आप अंडरग्राउंड पार्ट्स के ऊपर इन्फेक्शन की बातें कर रहे हो। सम ऑफ दीज मे री इन्फेक्ट द होस्ट, यानी कि दिस विल बी सेकेंडरी इन्फेक्शन, रीइन्फेक्ट, है ना। एंड रिपीट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट, जो कि पीछे रहते हैं कि वापस वो इन्फेक्शन पैक बनाएंगे, वापस प्रोसोरस बनेगा, वापस सोरस बनेगा। दिस कंप्लीट्स द एसेक्सुअल फेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द सिनकाइट्रियम एंडोपोएटिकम। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान आपके ये जो सारे चेंजेस हैं ये आपको कवर कर लेने हैं, आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें किस प्रकार से बनती हैं, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट इसकी लाइफ साइकिल का रह जाता है वो रह जाता है कि सेक्सुअल फेज में क्या आता है ना, कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कराएंगे तो वहाँ पे कंडीशंस हैं वो क्या है। तो देखो एसेक्सुअल के अंदर स्पोरेंजिया बनते हैं और सेक्सुअल के अंदर गैमेटेंजिया बनते हैं, ठीक है। अंडर कंडीशंस ऑफ स्कार्सिटी ऑफ वाटर, यानी कि जब ड्राई कंडीशन होती है विच मीन्स द एंड ऑफ द ग्रोइंग सीजन, जब मिट्टी सूखने लग जाती है,
हाँ, द सेगमेंट्स ऑफ द प्रोसेरस फंक्शन एज गैमेटेंजिया। तो जहाँ पे स्पोर बनने चाहिए थे वहां पे फिर क्या बनने लग जाते हैं, गैमेट्स बनने लग जाते हैं, विच आर इन नो वे डिफरेंट फ्रॉम स्पोरेंजिया। तो प्रोसोरस से स्पोरेंजिया बनने का लाइन मॉइस्चर अच्छी खासी होती है तब की बात है, और गैमेटेंजिया बनने का मतलब ड्राई सीजन की बात है। द गैमेटेंजिया प्रोड्यूस प्लेनोगैमेट्स, है ना। प्लेनोगैमेट्स हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि ऐसे गैमेट्स जो इनके पास स्विमिंग की पावर होती है, दैट इज कॉल्ड प्लेनोगैमेट्स, ठीक है। सिमिलर टू जूस्पोर इन एवरी रेस्पेक्ट एक्सेप्ट साइज। तो अगर आप साइज को छोड़ दें तो साइज के अलावा उनका सारा जो फीचर्स हैं वो जूस्पोर से मैच करते हैं। द गैमेट्स आर स्मॉलर इन साइज देन जूस्पोर्स, ठीक है। एंड द फ्यूजन पेयर, fusion occurs after liberation in the film of water on the surface of the host or in the soil surface between planogametes and from different gametangia in the same sorus। तो एक ही सोरस के अंदर जो अलग अलग गैमेटेंजिया हैं उनसे बनने वाले जो प्लेनोगैमेट्स हैं वो आपस में फ्यूज कर सकते हैं। प्लाज्मोगेमी का मतलब होता है जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो फ्यूज अप हो जाएगा, फॉलोड बाय कैरियोगेमी इज प्रोबब्ली टेक प्लेस एट द टाइम ऑफ होस्ट पेनिट्रेशन। अब जैसे आप यहाँ पे है ना डायग्राम से फॉलो करके आप इसको आ सकते हैं, दीज आर द स्ट्रक्चर्स। जैसे वहाँ पे इसको अपन सोरस बोल रहे थे ना, इंडिविजुअल सेल, फिर यहाँ पे गैमेट्स के रूप में बिहेव करेगी, तो ये प्लेनोगैमेट्स हैं। मोमेंट है इनके पास, फ्लैजेलेट स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर पार्टिसिपेटिंग इन प्लाज्मोगेमी, देन जाइगोट फॉर्मेशन, देन अगेन वैसे ही पेनिट्रेशन है। पेनिट्रेशन के बाद में सेम वो स्ट्रक्चर है, रेस्टिंग स्पोरेंजियम इनसे बन सकता है, स्पोरेंजियम बन सकता है, फर्दर इनसे जूस्पोर बन सकते हैं अगर कंडीशन फेवरेबल हुई तो। अब देखो जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा हुआ है तो फिर वहां पे एज ए प्रोडक्ट है वो जायगोट बन जाएगा, जायगोट की फॉर्मेशन आएगी। द डिप्लॉयड जायगोट फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ प्लेनोगैमेट्स इज बाइफ्लैजिलेट। It swims about for a short time on the soil or जो भी underground parts हैं, finally it comes into rest on the surface, penetrate the epidermal cell in much the same way as the haploid zoospore। तो जूस्पोर जैसे पेनिट्रेट करते हैं वैसे ही जो जायगोट बना है वो भी क्या करता है, पेनिट्रेट करके एपिडर्मल सेल्स में आ जाएगा। फ्लैजिला वापस सोख लिए जाते हैं, है ना, विद इन द होस्ट सेल द जायगोट सिंक टू द बॉटम ऑफ इन्फेक्टेड हाइपरट्रोफाइड एपिडर्मल सेल, और वापस से वो साइज में बड़ा होने लग जाता है न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करके। अब बात आती है कि जब ये जायगोट अंदर पहुंच गया है तो फर्दर वो रेस्टिंग स्पोरेंजियम के रूप में बिहेव कर सकता है। द प्रेजेंस ऑफ पैरासाइट, यानी कि जो अब जायगोट एपिडर्मल सेल्स के अंदर पड़ा हुआ है ना, इन द होस्ट कॉजेज हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेशिया ऑफ द सराउंडिंग सेल, दे आर स्टिमुलेटेड टू डिवाइड रिपीटेडली, consequently infected cell is soon buried deep in the host cell। तो आसपास की सेल्स वो बहुत तेजी से ग्रो भी करेंगी, डिवाइड भी करेंगी, तो जहाँ मेन सेल थी वो बीच के अंदर आ जाएगी। द डिप्लॉयड जायगोट एनलार्ज एंड इज एनक्लोज ए थिक रेटिकुलेट ऑर्नामेंटल टू लेयर्ड वॉल टू बिकम रेस्टिंग स्पोरेंजियम। क्योंकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एडवर्स कंडीशंस में होता है, और जो आपके प्लेनोगैमेट्स हैं वो बाहर मिट्टी के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकते, तो रेस्टिंग स्ट्रक्चर के रूप में क्या बनता है, रेस्टिंग स्पोरेंजियम बनता है। इस रेस्टिंग स्पोरेंजियम को कई बार आप रेस्टिंग और विंटर स्पोर भी बोल सकते हो, ठीक है। द रेस्टिंग स्पोर्स आर रिलीज इनटू सॉइल बाय द डिके ऑफ द इन्फेक्टेड ट्यूबर्स। तो अगर जिस पोटैटो ट्यूबर के अंदर ये बने हैं जब वो सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, तो फिर ये वापस मिट्टी के अंदर आते हैं। In the soil, they remain dormant through winter. It has, however, been reported the resting spores can remain viable in the wart tubers in soil for 5 years and in air dry for 15 months। तो अगर मॉइस्चर ठीक है तो ज़्यादा लंबे समय तक ये अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, है ना। बाकी बहुत लंबा जो ड्यूरेशन है वो भी इनके लिए रिपोर्ट किया गया है कि अप टू 25 to 30 ईयर्स तक भी अपने आप को डोरमेंट बना के रख सकते हैं। यानी कि जो आपका अनफेवरेबल टाइम है उसको ये रेस्टिंग स्पोरेंजियम के रूप में पेरिनेट करता है। तो पेरिनेशन के लिए आपको ये ध्यान देना है कि पेरिनेशन
रेस्टिंग स्पॉट्स के रूप में होता है, जो एक्चुअल में जो होस्ट सेल्स है उनके अंदर जो वार्ट बना हुआ उस वार्ट की इन्फेक्टेड सेल्स हैं। ठीक है, अब इसके बाद में सेम वैसे ही है कि जैसे नेक्स्ट सीजन के अंदर फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी तो जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो एट द ऑनसेट ऑफ कंडीशंस जब फेवरेबल होंगी, रेस्टिंग स्पोरेंजियम जर्मिनेट ए नंबर ऑफ ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म के अंदर बनने लग जाते हैं। दीज आर कॉल्ड जूस्पोर प्राइमोर्डिया। और हर एक जूस्पोर प्राइमोर्डिया है वो, है ना, एक्सट्रूड बाहर निकल जाता है। इट इज सजेस्टिव ऑफ meiosis, है ना। The multinucleate protoplasm undergo cleavage to form numerous uninucleate dot protoplasm, और फिर हर एक जो है वो मेटामॉर्फोसिस के द्वारा यूनिफ्लैजिलेट जूस्पोर में कन्वर्ट हो जाएगा। और यूनिफ्लैजिलेट जूस्पोर है वापस वही स्ट्रक्चर है जो आपने एसेक्सुअल के अंदर बनाई थी, तो वापस कंडीशन वही आ जाती है। ठीक है, देखो यहाँ पे दो वर्ड वापस से दिए हुए हैं, हाइपरप्लेशिया, हाइपरट्रोफाइड। तो वो चीज़ें क्या है कि जब आपका जायगोट बन जाता है ट्यूबर के अंदर, वो पड़ा रहता है, तो नियर बाय जो सेल्स हैं वो अफेक्टेड हो जाते हैं, वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। तो स्टिमुलेट होकर के दोनों ही चीज़ें हैं कि दे में भी हाइपरप्लेशिया में जा सकती हैं और वो हाइपरट्रोफिज्म के अंदर भी जा सकते हैं। जब भी आप हाइपरप्लेशिया, हाइपरट्रोफाई अप्लाई करते हो तो दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ गाल ट्यूमर, है ना। एबनॉर्मल जो स्ट्रक्चर्स बनती हैं जो कि मतलब ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन सब के लिए आप देख सकते हो। इसके बाद में अगर बाई पैथोलॉजी हम देखें तो डिजीज कंट्रोल के हिसाब से बात करेंगे तो टू रिड्यूस द डिजीज, है ना, क्वारंटाइन रेगुलेशंस हैं वो हमें अडॉप्ट करने चाहिए। देखो, क्वारंटाइन का मतलब होता है कि ऐसी गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं जो प्लांट प्रोडक्ट्स की जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है उसको रेगुलेट करते हैं कि उसके अंदर कॉन्टामिनेशन है या नहीं, उसको चेक आउट करते हैं, तो सर्टिफाइड करते हैं। तो जो भी ट्यूबर्स हैं वो एक रीजन से दूसरे रीजन में जा रहे हैं, उनको अगर हम उनके बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट चल रहा है तो क्वारंटाइंस होना चाहिए, सर्टिफाइड कंडीशन में ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट होना चाहिए। In India, the entry of potato from Darjeeling Hills, where what disease is common to occur, has been prohibited. कि बाकी इंडिया के अंदर जो दार्जिलिंग से आलू आता है ना, उसकी एंट्री नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आप देख सकते हैं कि 15 से 20 साल तक आपका जो फंगस है वो पेरिनेट करता है, इन्फेक्शन उनका रह सकता है। तो ए नंबर ऑफ वेराइटी विच आर इम्यून टू द डिजीज, यानी कि रेजिस्टेंट वेराइटीज हैं, दे शुड बी यूटिलाइज। एक तो क्या है कि जहाँ बहुत कॉमन डिजीज पाया जाता है वहाँ से हमें जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बाकी एरिया के अंदर भेजने से उनको रोकना चाहिए, ताकि बाकी एरिया जहाँ पे डिजीज नहीं होती है वहाँ पे एटलीस्ट जो पैथोजन है उसके फैलने के चांसेज है वो ना रहें। द एप्लीकेशन ऑफ लाइम, यानी कि जो चूने का पानी होता है, एंड फंजीसाइड्स इन द सॉइल बिफोर प्लांटिंग हैव बीन यूजफुल फॉर द कंट्रोल ऑफ डिजीज। ठीक है, इसके बाद में जैसे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंसेस के अंदर तो क्या होता है कि फंजाई के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंसेस तो डिजीज वाले ही होते हैं, क्योंकि फंजाई के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंसेस तो नेगेटिव ही होते हैं। ठीक है, तो काइट्रिड्स आर ऑफ लिटिल डायरेक्ट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। सम पैरासिटिक स्पीसीज आर सीरियस डिजीज इन द क्रॉप प्लांट, जैसे कि आपने पोटैटो वर्ड डिजीज के बात की, है ना। लीफ एंड फ्रूट डिजीज इन क्रैनबेरीज है, क्राउन वार्ट ऑफ अल्फा है, ब्राउन स्पॉट डिजीज जो कि कॉर्न में होती है ना। तो दीज आर द डिजीज काइट्रिड्स से होने वाली है, सिनकाइटिम एंडोबॉटिकम से होने। एंडोबॉटिक तो हालांकि आप ओनली आलू के लिए ही लोगे ना। ऐसे क्या कि कुछ स्पीसीज हैं जैसे कि वो आपके या तो एलोमाइसिस में आते हैं या वो ब्लास्टोक्लेडियल में आते हैं, हैव बीन फाउंड टू बी आइडियल टूल्स, है ना, कि वो एक रोल मॉडल की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, है ना, फॉर द एक्सपेरिमेंटल स्टडीज एंड रिसर्च इन द मॉर्फोजेनेसिस। कुछ काइट्रिड्स है क्योंकि ये मतलब वाटर कंडीशंस जो है एक्वेटिक कंडीशन में एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो कुछ काइट्रिड्स क्या है, डिस्ट्रक्टिव पैरासाइट्स हैं एल्गी के, विच फॉर्म ए लिंक इन द फूड चेन ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड फ्यू अटैक एक्वेटिक फंजाई। तो एक्वेटिक जो आपके एल्गी हैं, फंजाई हैं, उनके ऊपर अटैक करने के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल हैं। बाकी यहाँ पे आपने देखा कि कुछ जो कॉमन डिजीज हैं वो इनके द्वारा कोज होती हैं। और एक मेन जो डिजीज थी वो आपकी ना ब्लैक वाइट डिजीज की हमने बात कर ली कि ब्लैक वाइट डिजीज है वो इसके थ्रू होता है।
ठीक है, देखो यहाँ से आप इसका आउटलाइन समझ सकते हो कि जो आपका पोटैटो ट्यूबर्स है ना, पोटैटो ट्यूबर्स के अंदर ये पोटैटो ट्यूबर्स ले सकते हैं या खेत के अंदर पड़े हुए जो है ना इंटेक्टेड ट्यूबर्स हैं या सॉइल है उसको भी अपन ले सकते हैं। ठीक है, देखो एसेक्सुअल की तरफ जाएंगे तब तो क्या है कि प्रोसोरस था है ना, सोरस था, एपिडर्मल सेल्स की बात आई ना, स्पोरेंजियम बनते हैं, जूस्पोर बनते हैं, वो सेकेंडरी इन्फेक्शन करते रहते हैं। दूसरी साइड में क्या होता है कि जब कंडीशन अनफेवरेबल होते हैं तो फिर गैमेटेंजिया बनेंगे और गैमेट से वो रिलीज होंगे, वो फिर आपस में जुड़ेंगे, इन्फेक्ट करेंगे और रेस्टिंग स्पोरेंजियम बनेगा और वो वापस कंडीशन फेवरेबल होने पे जूस्पोर बनाता है। तो वो सेक्सुअल साइकिल है, वो एक प्रकार से क्या है कि एस्केप मैकेनिज्म है। ड्राई वेदर होने पे फंगस अपने आप को कैसे बचाता है, उसके लिए ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पूरा पार्ट आ जाता है। देखो छोटा सा आप चाहें तो यहाँ से ये चीज़ भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा कोई बड़ा इसमें प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है। थोड़ा छोटा सेक्शन होता है कि ओरिजिन और फाइलोजेनी को लेके काइट्रिड्स उनका कनेक्शन किससे है कि सम माइकोलॉजिस्ट कंसीडर काइट्रिड्स टू बी द सिंपलेस्ट एंड प्रिमिटिव मेंबर्स ऑफ द लोअर फंजाई। ये बात तो सही है। अकॉर्डिंग टू अदर्स दे आर डेजिग्नेटेड फ्रॉम विच आर सम मोर कॉम्प्लेक्स, यानी कि दोनों कॉन्सेप्ट चलती हैं। हॉकर की बात करें, हु सब्सक्राइब टू द फर्स्ट व्यू ड्राइव देयर ओरिजिन फ्रॉम द एक्वेटिक फ्लैजिलेट हैविंग एप्रोप्रिएट टाइप ऑफ फ्लैजिलेशन। तो ये कॉन्सेप्ट आपकी आती है यूग्लिनॉइड्स एंड पायरोफाइटा कॉम्प्लेक्स, ये उनके एंसेस्टर्स रहे होंगे। ठीक है, of considerable importance in this respect are those species of Euglinophyta and Pyrophyta which live saprophytically on decaying organic matter। तो वहाँ से आए होंगे। It has been suggested that the chytrids evolved from an ancient Euglinoid Pyrophyta complex through natural selection which favored an organism that could survive as a decomposer within the ancient ecosystem। है ना, जो saprophytic है वो decomposers हो सकते हैं। तो यहाँ पे इस लॉजिक के पीछे क्या क्या मैन बातें हैं, जैसे कि उधर आपके यूग्लिनॉइड्स आ जाते हैं, इधर आपके काइट्रिड्स आ जाते हैं। तो उनकी जो सिमिलरिटीज हैं उनको अगर हम देखें, एक सेकेंड, तो दे रिजेंबल बायोकेमिकली, है ना, द टेंडेंसी ऑफ सम काइट्रिड्स टू फॉर्म थ्रेड लाइक राइजोइड्स, है ना। काइट्रिड्स रिजेंबल बोथ यूग्लिनॉइड्स एंड बायोफाइटा इन सर्टेन डिटेल्स ऑफ सेल डिवीजन। तो कुछ लाइफ के ऐसे करेक्टरिस्टिक्स हैं जो उनके यूग्लिनॉइड्स और पायरोफाइटा के मेंबर से मिलते हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट ये कहते हैं कि उनका ओरिजिन उनसे रहा होगा। देखो, द काइट्रिड्स इन देयर लाइफ साइकिल एंड रेंज ऑफ सोमेटिक थैलस रिजेंबल्स इन हाइपोकाइट्रिडेल्स। ओविंग टू दिस क्लोज रिजेंबलेंस द लेटर वर फॉर्मली इंक्लूडेड इन द ऑर्डर काइट्रिडेल्स। The fundamental difference however in the form of zoospore which is अगर आप हाइपो वाले के अंदर बात करेंगे तो they are entirely uniflagellate, है ना। The single flagellum is obtained cell type तो डिफर हो गई, यहाँ पे आपका विप्लेस आया था और पोस्टीरियर आया था। ठीक है, तो zoospores of chytrids क्या है, जो ओपिस्टिकॉन फ्लैजिलम ऑफ विप्लेस टाइप। तो हाइपो वाले के अंदर और जो आपके मैन काइट्रिडेल्स हैं उनके अंदर जो फ्लैजिलेशन का पैटर्न उसमें पूरा का पूरा रिवर्स पैटर्न है। ठीक है, सम माइकोलॉजिस्ट होल्ड दैट ड्यूरिंग काइट्रिड इवोल्यूशन, है ना, some members of this group at some ancient period serve as progenitor of the two groups of the fungi, namely the true slime molds and zygomycetes। तो ये कुछ थोड़ी सी बातें हैं जो आप मतलब एज ए इवोल्यूशन, क्योंकि एपी वाले मैटर के अंदर हो सकता है कि अपन को थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए, तो ऐसे अपन को तैयार कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन वगैरह अपन ने पढ़ रखा है। यहाँ मैन मेंबर के रूप में आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट जाता है ना वो सिनकाइट्रियम एंडोबार्टिकम पे जाता है, वो आपको अच्छे से तैयार करना चाहिए। तो ये तो मैटर रहा अपने पास कि हम, है ना, एक बहुत ही ऐसे मान सकते हैं कि जैसे क्वेश्चन के हिसाब से अच्छा होता है, क्योंकि इसमें कुछ टर्म्स भी आ जाते हैं, कुछ डिजीज़ का मैटर आ जाता है और प्रिमिटिवनेस के फीचर तो हैं ही हैं, तो उस हिसाब से ये अच्छा होता है। हाँ, देखो क्या है कि जैसे हमने डिजीज़ में कई सारे पढ़ लिया ना, अब जैसे ये छोटा छोटा डिजीज़ है,
तो इनमें छोटी सी डिटेल होती है, जैसे आपने फंजाई पढ़ा यहाँ पे, तो फंजाई के अंदर क्या है कि एज ए मेंबर हमने पढ़ लिया है ना। वैसे एज ए मेंबर तो आप एलओ भी पढ़ सकते हैं, तो इसमें क्या होता है दोनों चीज़ें जुड़ जाती हैं। यानी कि अगर ऐसा नहीं होता कि भाई फंजाई आप अलग से पढ़ें, डिजीज अलग से पढ़ें, दोनों कॉमन चीज़ें हैं। फंजाई और फंगल डिजीज है ना, वो एक ही है, क्योंकि देखो वहाँ थोड़ा सा हमने इसलिए किया था क्योंकि जैसे एक बार आपकी डिजीज पढ़ी हुई होती है, तो अब इधर जैसे आप फंजाई पढ़ेंगे तो क्या है कि थोड़ा सा कोरिलेट कर पाते हो, है ना। अदरवाइज क्या होना चाहिए, पहले आप ये पढ़ोगे फंजाई, अब फंजाई पढ़ेंगे तो मान लो आपने पक्सीनिया का लाइफ साइकिल पढ़ लिया। अब पक्सीनिया का लाइफ साइकिल ट्रिटिकम और बैरबेरिस के बिना है ही नहीं, है ना। स्क्लेरोस्पोरा का लाइफ साइकिल है वो बाजरे के बिना है ही नहीं, तो बाजरे को लेते तो डिजीज बन गया। यानी कि चीजें अब सिलेबस में दो पार्ट हैं, मतलब पैथोलॉजी और फंजाई दो हैं, लेकिन वो है एक ही, ठीक है। तो आई होप ये जो वीडियो सीरीज है ये आपके बहुत अच्छे से काम आएगी, और पर्टिकुलर जो आपका स्टैंडर्ड बुक है ना वो आप अच्छे से कवर भी कर पाएंगे। हर एक क्लास की जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप जरूर से नोट डाउन करें। जो भी आपको दिक्कत आती है आप तो मतलब बिल्कुल से हमें बताइए, है ना, ताकि हम उन पर काम करें। थैंक यू सो मच।